हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 है, ये चैप्टर 1 है, लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। जो न्यूमेरिकल्स बच्चों ने पूछे हैं उनको मैंने यहाँ लिख दिया है। 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 21, 29, 34, 36, 38 और 41। तो इनको देखो बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन आपको भी करनी है, ठीक है। समझा मैं सारी दे रहा हूं, बहुत आसान है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ना बेटा इंपैक्ट पैरामीटर पूछा है। इंपैक्ट पैरामीटर को बी से लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 5 MeV। कितनी दी हुई है? 5 MeV। तो MeV को हमने जूल में बदल दिया है। एक MeV में 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल होते हैं। एक MeV में 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल होते हैं। न्यूक्लियस है गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 79 है। गोल्ड न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 79 होता है। डेविएशन है 10 डिग्री, लेकिन हमें θ/2 की जरूरत पड़ती है फॉर्मूले में, इसलिए cot 5 की जरूरत पड़ेगी। cot 5 की वैल्यू कैसे निकालोगे? पीछे टेबल दी होती हैं, तो tan 85 आप निकाल लेंगे क्योंकि साइन कॉस और tan टेबल दी होती हैं। tan 85 में 0 डिग्री पर देखोगे तो ये वैल्यू लिखी होगी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, tan 85 की वैल्यू है। अब बताओ भाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² cot θ/2 अपॉन हाफ MV²। हाफ MV² काइनेटिक एनर्जी है। अब तुम्हें सारी वैल्यू पता है, वैल्यू लगानी है खाली, और तो कुछ करना नहीं है बेटा। तो जरा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा। Z 79 आ जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। E जानते ही हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। cot θ/2, θ 10 है तो cot 5 की वैल्यू ये आ जाएगी 1.4835। अभी ये मैं सिखा भी दूंगा कैसे देखते हैं। अपॉन हाफ MV² यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये रही 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। इस तरह से आप सारी वैल्यूज लिख सकते हो। अब बेटा इसे खाली सॉल्व करना है, तो पावर्स अलग सॉल्व करना है ना, और गिनतियां अलग कर लेना। गिनती अलग कर लेना, पावर्स अलग। तो सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही, और वो ही आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। तो सॉल्व करने से जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा बच्चों 1.29 इंटू 10 की पावर -13 मीटर। 1.29 इंटू 10 की पावर -13 मीटर, ये हो जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। अब देखो तो मैं टेबल और दिखा देता हूं मैं कैसे दी होती है, कैसे देखते हैं। देखो ये बुक है, बुक के बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, बिल्कुल आखिरी पेजों पर, तो देखो लिखा होगा नेचुरल टेंजेंट्स। देखो ये लिखा हुआ दिखेगा नेचुरल टेंजेंट्स। देखो दिखा देता हूं। सॉरी बच्चों, थोड़ा कैमरा टेढ़ा हो गया था। तो देखो ये लिखा हुआ है नेचुरल टेंजेंट्स, दिखा आप लोगों को? देखो नेचुरल टेंजेंट्स, इसमें देखना है, इसमें पूरी टेबल दिखेगी आपको। tan θ लिखा हुआ दिख रहा है। तो देखो इसमें ये वैल्यू मैंने देखी है, देखो शायद दिखेगी अभी, थोड़ा सा मैं जब जूम करूंगा तो आपको दिखेगी ये वैल्यू। ये है 85 की वैल्यू। देखो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, शायद दिख आएगी। देखो ये है 85 को 0 में देखना है, ये वैल्यू है 1.4835, दिख रही है। तो ये tan 85 की वैल्यू ली है।
कॉट की टेबल नहीं होती है, साइन, कॉस और टेन की टेबल होती है। तो देख लोगे इस तरह से टेबल में। अब मैं जूम वापस कर रहा हूं और अगले सवाल पर जा रहा हूं। जूम हटा दिया है। तो देखो बच्चों, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट बच्चों रुकना भाई, जरा पेज निकाल लूं। हाँ निकाल लिया। देखो भाई अगले सवाल के लिए रेडी हो जाओ जरा सा आप लोग। और क्वेश्चन नंबर है 8 जो बच्चों ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो दिख रहा है भाई सारा। देखो लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट आपको दी हुई है, ये दी हुई है 2.12 एंगस्ट्रम, और रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट आपसे पूछी गई है। समझ में आ रहा है? किसकी रेडियस दी हुई है? सेकंड ऑर्बिट की। किसकी रेडियस पूछी गई है? थर्ड ऑर्बिट की। तो देखो मैंने तुम्हें बोर वाला आर्टिकल कराया था, वो एक बार देख लो, उसमें रेडियस का फॉर्मूला याद भी कर लेना, ठीक है? तो फिर तुम्हें बार बार दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये है, ये फॉर्मूला आप डेराइव कर चुके हो। तो रेडियस जो होती है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। दिख रहा है? रेडियस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। वेलोसिटी 1/n के प्रोपोर्शनल होती है। ये सारी चीज़ें हम डेराइव कर चुके हैं। तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती है? एन स्क्वायर के। तो अब फॉर्मूला बना ले रहे हैं। तो देखो बताओ क्या बन जाएगा, बताओ जरा। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो R1/R2 बराबर N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। R1 ये हमें दी हुई है रेडियस नंबर 1 सेकेंड ऑर्बिट की 2.12 एंगस्ट्रम। R2 निकालनी है। N1 स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्बिट है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा। ये थर्ड ऑर्बिट है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा। तो बेटा आप आराम से R2 कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.12 इंटू 9/4 आराम से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 4.79 एंगस्ट्रम। तो याद रखो जो रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम में वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है बच्चों? एन स्क्वायर के। तो आसान सा ही है, कर लोगे। एक और सवाल ले रहा हूं जिसमें 9 है। ये बेटे देखो मैं एक बार पढ़ देता हूं, ये सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियाई ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। रेडियस का एक्सप्रेशन लिखो और फर्स्ट रेडियस जो थी उसको कैलकुलेट करो। देखो अभी मैंने तुम्हें दिखाया भी था, ये ना बेटे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये रेडियस का एक्सप्रेशन है, निकाला है हमने सारा, ठीक है? और अगर रेडियस को कैलकुलेट करना है तो यहाँ वैल्यू लगा दो। फर्स्ट ऑर्बिट को कैलकुलेट करना है तो एन की जगह 1 लिख दो। ये आप बाकी जानते हो वैल्यू, तो इनको लगा दोगे तो रेडियस निकल आएगी। तो देखो मैं एक्सप्रेशन तो फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम कर चुके हैं। हाँ मैं रेडियस जरूर आपके लिए एक बार जो है वो बता देता हूं। देखो वैसे रेडियस हमने कैलकुलेट की है, रेडियस भी हमने कैलकुलेट की है, लेकिन चलो यहां से देख लो आप एक बार। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है, बोलो भाई क्या फॉर्मूला है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, याद रहेगा बच्चों। अब आपको फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, तो बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। ये वैल्यू समझ ही गए होगे। अब बताओ n की वैल्यू कितनी रखोगे? n की वैल्यू रख दो 1 क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस पता करनी है। तो 1 एच स्क्वायर, एच की वैल्यू जानते हो? हाँ बोलो, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10 की पावर -34। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो बेटा। 4 पाई स्क्वायर ये तो जानते ही हो, 4 पाई स्क्वायर माने 3.14 का स्क्वायर। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ई स्क्वायर तो 1.6 इंटू 10 की पावर
-19 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही। तो पावर्स को अलग कर लेना, गिनतियों को अलग लिख लेना, फिर आराम से आप सॉल्व करके देखो। ऑन सॉल्विंग स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस आती है ये आती है बेटा 0.529 एंगस्ट्रम। कितनी आती है? 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रम, ये आंसर आता है। याद भी रखिए, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, इसे बोर्स रेडियस के नाम से जाना जाता है। मैंने आर्टिकल में पूरा ये निकाल के दिखाया है आपको। तो बोर्स रेडियस के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको पहली बार बोर ने निकाला था और इसकी वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रम। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल ले रहे हैं, इस पर जरा आप ध्यान दीजिएगा। भाई अगला सवाल ले रहा हूं, बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पता करो। क्या पता करो? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जब वो जंप कर रहा है, सवाल में दिया है n बराबर 4 से n बराबर 1 में, ये मिसप्रिंटेड है बेटा। n बराबर 1 में नहीं जंप कर रहा है, n बराबर 1 लोगे तो आंसर नहीं मैच होगा, बल्कि ये जंप कर रहा है, करेक्शन कर लेना, n बराबर 4 से n बराबर 3 में। कहाँ जंप कर रहा है? n बराबर 4 से n बराबर 3 में। ठीक है, तो करेक्शन करने के बाद देखो, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है n h अपॉन 2 पाई। भाई यही होता है n h अपॉन 2 पाई। किसने बताया था? ये बोर ने, कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। Electron can only revolve in those orbits whose angular momentum is the integer multiple of h upon 2 pi। तो ये होता है, ठीक है, L की वैल्यू। अब इसमें से आपको यहाँ N1 लिख लोगे और आपको चेंज पता करना है तो L2 भी ऐसे ही लिख लोगे। अब आप चेंज कैसे निकालोगे भाई बताओ? घटा लोगे, L1 माइनस L2, ये चेंज हो गया, h अपॉन 2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो N1 माइनस N2। N1 4 लेना, N2 3 लेना, एक नहीं लेना है ना, 3, 4 में से 3 चला जाएगा तो ये आ जाएगा h अपॉन 2 पाई 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 का मतलब समझ गए होगे, ये आ गया h अपॉन 2 पाई। h जानते ही हो, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। 2 पाई जानते ही हो, 2 इंटू 3.14। इनका डिवाइड कर लेना तो आंसर आ जाएगा 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जूल सेकेंड एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है। जूल इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक सवाल और ले रहे हैं बच्चों, ये है 16। देखो सवाल पढ़ लो। टोटल एनर्जी तुम्हें दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, लैम्डा पता करना है जब ट्रांजिशन होगा n बराबर 2 से n बराबर 1 में। ये भी आर्टिकल मेरा पढ़ाया हुआ है, तीनों एनर्जी का मैंने रिलेशन बताया था। मैंने कहा था कि याद रखो, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमेशा याद रखो। टोटल एनर्जी अगर माइनस का 1 है तो काइनेटिक एनर्जी वो तो कभी नेगेटिव नहीं होती है, प्लस का 1 होती है। और पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होती है, माइनस का 2। कोई शक हो तो -2 में से 1 ऐड कर लो तो -1 टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो याद रखो, जितनी टोटल एनर्जी होती है उतनी ही वैल्यू पॉजिटिव में काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसका डबल कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, देखो कहाँ प्रूव कराया था ये भी तुम्हें दिखा देता हूं, लेक्चर में ये बात भी प्रूव्ड है। तो देखो मैंने, देखो ये देखो लेक्चर नंबर भी बता देते हैं, ये लेक्चर नंबर में प्रूव्ड है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, 1 -2 1 माइनस का लिखा हुआ है, देख रहे हो। तो ये इसी बात से हमने इस सवाल को, इस छोटी सी ट्रिक से ही हम आराम से कर सकते हैं। अब बताओ जरा कैसे करोगे, बताओ जरा।
बोलो भाई जरा, कैसे करोगे, जल्दी बताओ। हाँ तो बताओ भाई। हाँ, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जितनी टोटल एनर्जी है वही उतनी, लेकिन पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, डबल, नेगेटिव और डबल। ठीक है, तो करो जरा इसका डबल, तो इसका डबल हो जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम्हें लैम्डा और निकालना रह गया। लैम्डा का फॉर्मूला फिर तुम्हें पता है, 1/लैम्डा पे चेंज कर देता हूं। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, 1/लैम्डा बराबर RH, याद आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। तो आपको जाना है 1 में, लेकिन 2 से ही मैंने क्यों माना है उसका कारण भी समझ लो कि n बराबर 2 कहां से आया। एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, -13.6/n स्क्वायर। यहां से n मैंने निकाला है कि 2 से गए हैं, क्यों, टोटल एनर्जी तुम्हें दी हुई है, अभी तुमने पढ़ा भी था, -3.4 थी, तो मैंने यहाँ -3.4 लिखा, यहां लिखा -13.6/n स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, n स्क्वायर यहां ले गए, 3.4 नीचे आ जाएगा, तो 13.6/3.4, 3.4 से ये 4 बार कट जाएगा, तो n स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो n निकाल लोगे, n आ जाएगा 2, यानी शुरुआत में इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में था और फाइनली n बराबर 1 में आ गया। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n बराबर 1 में आ गया है। सवाल को पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है। तो 1/लैम्डा कैलकुलेट करना बहुत आसान है भाई। RH जानते हो, लगभग होता है 1.1 इंटू 10⁻⁷। ये थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट 1.09 करके समथिंग होती है, लेकिन लगभग इससे आंसर सही आ जाता है, तो आप इसको लगभग मान सकते हैं। NF कहाँ आए हो, ग्राउंड स्टेट में, तो उसका नंबर जो है 1 होता है, तो 1/1 स्क्वायर, और इनिशियली कहाँ थे, 2 पर थे, तो 2 से 1 में ट्रांजिशन हुआ है, तो 1/2 स्क्वायर। तो 1/लैम्डा बराबर 1.1 इंटू 10⁻⁷। देखो भाई 1 में से 1/4 चला जाएगा, 3/4 बचेगा, और यहां से लैम्डा आप कैलकुलेट कर लेंगे। कर पाओगे, बस उल्टा कर लोगे तो लैम्डा निकल आएगा भाई, और सॉल्व करने से ये लैम्डा आ जाएगा लगभग 1217 एंगस्ट्रम। पहले आपका मीटर में आएगा, फिर मीटर को एंगस्ट्रम में बदल लेना, 10⁻10 का मल्टीप्लाई करके, 10 का मल्टीप्लाई करके जो मीटर होगा वो एंगस्ट्रम में बदल जाएगा। तो ये बेटा पूरा सवाल है, मेरा अंदाज है बहुत आसान लगा होगा, ये भी क्लियर है। अब एक सवाल और ले रहे हैं, तो जरा देखो इसे, ये भी बहुत ही आसान है। विच ट्रांजिशन इज करस्पॉन्ड्स टू द एमिशन ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 102.7 नैनोमीटर। कितना है बच्चों, 102.7 नैनोमीटर। अगर कोई थोड़ा समझदार है तो उसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बता सकता है। देखो बेटे, ये 102.7 नैनोमीटर का मतलब हो गया, 10 का मल्टीप्लाई कर लो तो एंगस्ट्रम में बदल जाता है नैनोमीटर, 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो नैनोमीटर से एंगस्ट्रम मिल जाते हैं, क्योंकि नैनो में 10⁻⁹ होती है, एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 होती है, तो एक पावर का फर्क होता है, 10 का गुणा कर दो तो 127 एंगस्ट्रम है। ये आप देख रहे हो, ये विजिबल रीजन से छोटी वेवलेंथ है। विजिबल रीजन जो होता है 4000 से 8000 एंगस्ट्रम होता है, तो ये 4000 से छोटी है। ये अल्ट्रा वायलेट रीजन की वेवलेंथ है। कौन सा रीजन है, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रीजन की वेवलेंथ विजिबल रीजन से कम होती है। अल्ट्रा वायलेट रीजन कब मिलता है, जब आपको सीरीज कौन सी हो, बताओ अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए, हाँ, लाइमन सीरीज का मेंबर हो। लाइमन सीरीज के मेंबर कब मिलते हैं, जब कहीं से भी ट्रांजिशन n बराबर 1 में हो, कहीं से भी ट्रांजिशन n बराबर 1 में हो। तो देखो ये n बराबर 1 है, इसमें सिर्फ एक ही ट्रांजिशन है जो n बराबर 1 में हो रहा है,
इसका मतलब यही ट्रांजिशन ये आंसर दे सकता है, और कोई भी ट्रांजिशन ये आंसर दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि लाइमन सीरीज का सिर्फ एक ही मेंबर है। कहीं से भी आओ, n बराबर 1 में आओ, इसी में आप आ रहे हो, तो यही लाइमन सीरीज का मेंबर है बेटा। ठीक है, तो इस तरह डायरेक्ट भी सोच सकते हो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, और अगर आप करना चाहो तो करके भी सोच सकते हो। ठीक है, तो देखो जरा, करने के लिए अगर आप करना ही चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 लैम्डा बराबर RH 1 NF स्क्वायर माइनस 1 NI स्क्वायर। कर लोगे भाई? अब बताओ भाई, 1 लैम्डा की वैल्यू रख देना, ये वैल्यू है एंगस्ट्रम से इसको मीटर में बदल लेना, तो 1 बोलो 1027 इंटू 10 की पावर -10। RH की वैल्यू जानते ही हो, 1.1 इंटू 10 की पावर, बोलो बच्चों, -1.1 इंटू 10 की पावर 7। 1 NF स्क्वायर ऐसे ही लिख देना, -1 NI स्क्वायर। यहां से ये फैक्टर निकल आएगा सॉल्व करोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे NF और NI की वैल्यू लिखते जाना, ये जहां आता है वो फाइनल होती है। जैसे इसमें NF की वैल्यू कितनी है 3 और NI की वैल्यू 4, इसमें NF की वैल्यू 2, NI की वैल्यू 4, तो ये लिखते जाओगे, जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वही सही रिजल्ट है। तो जब D वाला लगाओगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, NF की जगह तुम क्या लगाना, n बराबर 1 और NI की जगह लगाना n बराबर 3। जब लगाओगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो एक तरीका तो ये है कि आप इससे निकाल लो, और एक तरीका ये है सिर्फ वेवलेंथ देख के ही आप बता सकते हो। वेवलेंथ जो है वो निश्चित रूप से विजिबल रीजन होता है 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम, तो 4000 एंगस्ट्रम से भी कम है, तो 4000 एंगस्ट्रम से कम हो तो उसे अल्ट्रावायलेट रीजन कहते हैं, और 8000 एंगस्ट्रम से ज़्यादा हो तो उसे इंफ्रारेड रीजन कहते हैं, और 4000 एंगस्ट्रम और 8000 एंगस्ट्रम के बीच में हो तो उसे विजिबल रीजन कहते हैं। तो ये लेस देन 4000 एंगस्ट्रम है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन के मेंबर लाइमन सीरीज में पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये लाइमन सीरीज का मेंबर है। लाइमन सीरीज में फाइनली n बराबर 1 में आना होता है, तो n बराबर 1 में आने वाला एक ही ये लाइन है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक सवाल और ले रहे हैं, इसको देखिए जरा, बहुत आसान सा है ये भी। देखो भाई, कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है बेटे हाइड्रोजन एटम की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वास्तव में इतनी ही होती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, आपको पता भी है। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो बेटे 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको लैम्डा पता करना है और सीरीज का नाम पता करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम इससे निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखो जरा, वैसे तो याद भी रखो यार, है ना, E1 की एनर्जी जो होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। E2 की एनर्जी जो होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, n माने 2 का स्क्वायर, 4 का डिवाइड करोगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। E3 की एनर्जी निकालोगे तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, 9 का, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। E4 निकालोगे तो -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर, 16 का डिवाइड करोगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वैसे तो ये अगर याद हो तो आप हाल ही समझ जाओगे कि n बराबर 4 से ट्रांजिशन n बराबर 3 में हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? 4 से 3 में। देख लो, 4 से 3 में। समझ में आ रहा है? तो ट्रांजिशन जो हो रहा है n बराबर 4 से n बराबर 3 में हो रहा है। समझ में आ गया सबको? तो इसका मतलब ट्रांजिशन जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है
वो n बराबर 4 से n बराबर 3 में आ रहा है। तो सीरीज का नाम तो वैसे ही समझ गए होगे। अगर n बराबर 1 में आए तो लाइमन सीरीज के मेंबर, n बराबर 2 में आए फाइनली तो बामर सीरीज के मेंबर, n बराबर 3 में आए तो पाश्चन, n बराबर 4 में आए तो ब्रैकेट और n बराबर 5 में आए तो फुन सीरीज। तो यहां पर फाइनली n बराबर 3 में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पाश्चन सीरीज का मेंबर है। कौन सी सीरीज है? पाश्चन। अब लैम्डा निकालना बड़ा आसान है, निकाल लो। 1 अपॉन लैम्डा बराबर RH 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर RH तो जान रहे हो 1.1 इंटू 10 की पावर 7 लगभग वैल्यू होती है ये। 1 अपॉन NF फाइनली 3 में आ रहे हो तो 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। यहां से आप लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा मीटर में आएगा पहले, फिर उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 की पावर 10 का, तो ये एंगस्ट्रम में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब ये ट्रांजिशन जो है पाश्चन सीरीज का है, एक बात। और दूसरी बात ये कि इसमें जो वेवलेंथ मिलेगी वो यहाँ से निकल आएगी। सॉल्व करने से ये 18,750 एंगस्ट्रम आएगा। देख रहे हो 8,000 से ज़्यादा है ये। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये इंफ्रारेड रीजन है। कौन सा रीजन है? इंफ्रारेड, IR रीजन है। याद रखो इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ विजिबल रीजन से बड़ी होती हैं। विजिबल रीजन की सबसे बड़ी वेवलेंथ 8,000 एंगस्ट्रम के लगभग होती हैं, तो इन IR रीजन की वेवलेंथ 8,000 से बड़ी आएंगी। तो इस तरह से इसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो यहां तक क्लियर हो गया है सबको? चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू। थोड़े जो न्यूमेरिकल रह गए हैं उसे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, ये लेक्चर यहीं फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू बेटे।